नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी बुंदेली लोक कथा से ली गई एक बहुत ही सुंदर अनमोल कहानी है। उक्ताए काम नसाए, अर्थात कोई भी काम बिना सोचे समझे विचारे नहीं करना चाहिए। अचानक किसी काम को अंजाम नहीं देना चाहिए। जो भी काम करें वो सोच समझ कर करें। शुरू करते हैं, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही शानदार और प्रेरणा से भरपूर कहानी है। किसी नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण विद्वान था। उसके एक ही लड़का था। लड़का होनहार दिखता था। 5 वर्ष का हुआ तब ब्राह्मण ने उसे पढ़ाना लिखाना प्रारंभ किया। ब्राह्मण उसे जो पढ़ाता वह उसे जल्दी सीख लेता था। लड़के की होशियारी देखकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत प्रसन्न होता था, परंतु ऊपर से वह उसे सदा डांटता फटकारता रहता था। कभी उसके मुख पर उसकी प्रशंसा नहीं करता था। 15-16 वर्ष का होते होते लड़का पढ़ लिख कर विद्वान बन गया। उसके गुणों की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। लोगों का विश्वास था कि उसकी जोड़ का दूसरा पंडित उस इलाके में नहीं है। लड़का सयाना हो गया। उसका ब्याह भी हो गया। वह कमाने खाने लगा। उसका सम्मान बढ़ गया और उसकी गिनती नामी पंडितों में होने लगी। फिर भी ब्राह्मण ने अपना रवैया नहीं बदला। वह उसकी त्रुटियों को सदा बतलाता रहता और समय समय पर उसे डांटा भी करता था। अब लड़के को पिता का ये व्यवहार खटकने लगा। वह मन में सोचता कि मैं पढ़ लिख कर समझदार बन गया हूँ, सदा अच्छी राह पर चलता हूँ, दुनिया मेरा आदर करती है और मुझे श्रद्धा की दृष्टि से देखती है, परंतु पिताजी को मुझ में दोष ही दोष दिखाई देते हैं। वे मेरी इज्जत का ख्याल न रखकर मुझे सदा डांटते फटकारते रहते हैं। मालूम होता है वे मेरे गुण तथा सम्मान को देखकर जलते हैं। इस तरह समय बीतने लगा। लड़के के मन में पिता के प्रति जो बुरी भावना उत्पन्न हुई थी वह दिन पर दिन बढ़ती गई। वह अब अधिक रोक टोक सहन नहीं कर सका। उसके सिर पर क्रोध का भूत सवार हो गया। उसने सोचा रात दिन की किटकिट से जुदाई ही भली। उसने पिता को मार डालने का पक्का निश्चय कर लिया। सोचा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कुआर का महीना था। शरद पूनम की रात। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से प्रकाशित होकर धरती पर अपना निर्मल प्रकाश बिखेर रहा था। आधी रात के समय ब्राह्मण कुमार उठा और तलवार खींचकर पिता को मारने की इच्छा से ऊपर 2 मंजिले पर जहां वे सोते थे पहुंचा। उधर पहुंचते ही उसे मालूम हुआ माँ बाप दोनों जाग रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। वह सचमुच कान लगाकर चुपचाप उन दोनों की बातचीत सुनने लगा। माँ बोली, देखो आज चंदा कैसा सुहावना लगता है। उसकी निर्मल चांदनी 10 कलाओं में फैलकर अमृत की वर्षा कर रही है। भला ये तो बताओ, इस पृथ्वी पर चंद्रमा के समान कीर्ति वाला कौन है? पिता ने उत्तर दिया, है क्यों नहीं? दूर क्यों जाती हो? तुम अपने लड़के को ही देख लो ना। चंद्रमा से बढ़कर वह अपनी विद्या का प्रकाश दुनिया में फैला रहा है। चंद्रमा के प्रकाश में सुगंध नहीं है, पर तेरे लड़के के गुणों की सुगंध से सारा संसार महक रहा है। उसके व्यवहार की मिठास
अमृत के समान सबको तृप्त कर रही है। तेरे लड़के के यश के सामने चंद्रमा का यश फीका है। धन्य है तेरी कोख जिससे ऐसा अनमोल रत्न पैदा हुआ। ब्राह्मण कुमार ने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वह चकित होकर रह गया। पिताजी की मेरे विषय में ऐसी उच्च धारणा, धिक्कार है मुझे। मैं अपने प्रति उनकी सद्भावना न समझ सका। मूर्खतावश उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह लज्जित होकर वापस लौट आया। मन की ग्लानि के कारण उसे उस रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन सवेरे वह स्नान पूजन से निवृत्त होकर पिता के पास पहुंचा और नम्रता के साथ कहने लगा, पिताजी, मैं आपसे एक प्रायश्चित पूछना चाहता हूं। पिता बोला, पूछो बेटा, मैं अपनी शक्ति भर उचित उत्तर दूंगा। लड़का बोला, पिताजी, यदि कोई लड़का अपने बाप को मार डालने का संकल्प करे पर मारते समय विचार बदल जाने से वह उसे नहीं मारे तो उसे क्या प्रायश्चित करना चाहिए? पिता बोला, शास्त्र में इसके दो ही प्रायश्चित लिखे हैं। एक तो यह कि वह पीपल के पेड़ पर चढ़कर नीचे से आग लगा ले और पीपल के पेड़ के साथ जल मरे। दूसरा यह कि वह 12 वर्ष तक किसी योग्य ब्राह्मण की गौएं निस्वार्थ भाव से चराएं, उनकी सेवा करें। ब्राह्मण कुमार पिता से प्रायश्चित पूछकर अपनी पत्नी के पास आया। कहने लगा, मैं 12 वर्ष के लिए वनवास को जा रहा हूं। मुझे खर्च के लिए 12,000 रुपये की जरूरत है। तुम एक काम करो, मैं एक पुर्जे में सीख के कुछ बोल लिख देता हूं। तुम उस पुर्जे को धनपति सेठ के यहाँ गिरवी रखकर 12,000 रुपये ले आओ। ब्राह्मण की बहू पुर्जा लेकर धनपति सेठ के घर पहुंची। सेठ जी को पुर्जा दिखाया और कहा, इसे 12,000 रुपये में गिरवी रख लें। ब्राह्मण कुमार का पुर्जा देखकर सेठ ने तुरंत उसे 12,000 रुपये दे दिए। सेठ को उस पर पूरी भक्ति थी। बहू रुपया लेकर घर आई। सेठ ने वह पुर्जा अपनी तिजोरी से ऊपर इस प्रकार चिपका दिया जिससे वह आसानी से दिखाई देता रहे। उस पुर्जे में लिखा था, उक्ताए काम नसाए, धीरज काम बनाए। रुपया पाकर ब्राह्मण कुमार ने उनमें से 6,000 रुपये अपने पिता को देकर कहा, पिताजी, मैं 12 वर्ष के लिए प्रायश्चित करने बाहर जा रहा हूँ। तब तक आप इन रुपयों से अपना खर्च चलाइएगा। इतना कहकर पिता से आज्ञा लेकर अपने खर्चे के लिए शेष रुपये पास रखकर वह योग्य ब्राह्मण की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते कुछ दिनों में वह गंगा के किनारे पहुंचा। वहां वह एक विद्वान ब्राह्मण की गौएं चराने और तन मन से उनकी सेवा करने लगा। इधर जिस दिन ब्राह्मण कुमार प्रायश्चित के लिए गया, उसी दिन धनपति सेठ भी व्यापार के लिए प्रदेश चले गए। उस समय धनपति सेठ की स्त्री गर्भवती थी। प्रदेश में जाकर सेठ जी व्यापार में ऐसे उलझे कि 14 वर्ष तक घर न लौट सके। इधर सेठ का लड़का 14 वर्ष का हो गया। अच्छा खा पीकर और सुख में पलकर वह 14 वर्ष की उम्र में ही 18 वर्ष सरीखा जवान दिखने लगा। एक दिन उसके सिर में दर्द हुआ। माता की ममता बड़ी होती है। उसने रात के समय उसके सिर में मालिश करके उसे अपने ही पलंग पर सुला लिया। माँ बेटे दोनों एक साथ सो गए। होनी की बात, उसी रात सेठ जी परदेश से घर वापस आए। आधी रात हो गई थी। दरबान से बाहरी दरवाजा खुलवाकर सेठ जी अपने सोने के कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा उसकी स्त्री एक पुरुष के साथ पलंग पर पड़ी है। देखते ही सेठ की त्योरी बदल गई।
आव देखा न ताव, तत्काल खूंटी पर टंगी तलवार को खींचकर चाहा कि एक ही चोट में दोनों के सिर धड़ से अलग कर दे। उसने तलवार का वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया। इतने में उसकी नज़र ब्राह्मण कुमार के उस पुर्जे पर पड़ गई जो पलंग के सिरहाने रखी हुई तिजोरी पर चिपका हुआ था। उसने पढ़ा, उकताए काम नसाए, धीरज काम बनाए। इसे पढ़ते ही उसने हाथ नीचा कर लिया और तलवार को म्यान में रखकर उसे फिर उसी जगह खूंटी पर टांग दिया। वह मन में विचार करने लगा कि एक विद्वान ब्राह्मण का उपदेश है कि बिना समझे बूझे सहसा कोई काम कर डालने से पीछे पछताना पड़ता है। धीरज से काम बनता है। कहावत भी है कि उतावला सो बावला। अतः मुझे इस विषय में समझ बूझ कर काम करना उचित है। ऐसा सोचकर उसने अपनी स्त्री को जगाकर पूछा, ये कौन पड़ा है? स्त्री ने देखा कि पति प्रदेश से आ गया है। वह तुरंत पलंग से नीचे उतरी और उसके चरणों में सिर नवाकर बोली, नाथ, ये आपका ही लड़का है। फिर लड़के को जगाकर कहा, बेटा, तेरे पिताजी आ गए हैं, उनको प्रणाम करो। बालक उठकर पैर पड़ने लगा। सेठ ने उसे झट उठाकर हृदय से लगा लिया। सेठ मन ही मन कहने लगा, बड़ी कुशल हुई। यदि आज यहाँ ब्राह्मण का ये पुर्जा न चिपका होता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। मैं तो उकताकर अपने वंश का ही नाश करने पर उतारू हो गया था। इधर ब्राह्मण कुमार भी अपना प्रायश्चित पूरा करके घर लौट आया। थोड़े ही दिनों में उसने रुपया कमाकर अपनी स्त्री को कर्जा उतार आने के लिए सेठ के घर भेजा। ब्राह्मण की बहू सेठ के घर जाकर कहने लगी, सेठ जी, अपने कर्ज का कुल रुपया सूद सहित लेकर धरोहर मुझे वापस दे दीजिए। सेठ बोला, बहुरानी, तुम अपना रुपया अपने घर वापस ले जाओ। इस पुर्जे ने आपका पूरा कर्जा उतार दिया। मैं आपकी धरोहर वापस नहीं करना चाहता हूँ। उसने मेरा इतना कल्याण किया है कि मैं उसकी कीमत नहीं चुका सकता। वह लाखों की कीमत का है। फूल न सही, फूल की पंखुड़ी के समान मैं उसकी कीमत के 1,00,000 रुपए तुम्हें और देता हूँ। ऐसा कहकर उसने 1,00,000 रुपया नौकरों के हाथ ब्राह्मण कुमार के घर उपहार के रूप में पहुंचा दिया। कैसी लगी ये अनमोल कहानी? अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मिलेंगे कल किसी अन्य नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।